डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है फ्रिक्शन. If we try to slide a body over a surface, the motion is resisted by a bonding between the body and the surface. So the resistance is represented by a single force and it is called a friction. क्या कहा कि जब अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो उसके मोशन के अपोजिंग एक फोर्स वहाँ पे सेल्फ प्रोड्यूस होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन. द force of the friction is parallel to the surface and opposite to the direction of intended motion. मोशन की हमेशा अपोजिट में होती है. और फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम यूज क्या करते हैं? F इज इक्वल टू म्यू आर के. म्यू में F क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है. म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है बिटवीन द सर्फेसेस. और आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है. उसके बाद फ्रिक्शन क्या से अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रेस्ट में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है उस दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे. तो देखें स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास क्या है? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज येट नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन. इसी तरह से इफ वी अप्लाई द फोर्स एंड द बॉडी रिमेन्स एट द रेस्ट देन द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. इफ अ बॉडी इज एट द रेस्ट and no pulling force is acting on it, force of the friction on this surface is zero. क्या मतलब है? इस बात को समझिएगा. सपोज करें एक बॉडी है इस पे हाथ पे, मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मोशन प्रोड्यूस नहीं होता. इसका मतलब इसमें एक स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है जो मोशन को रेजिस्ट कर रही है. मैं अगर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें भी कितनी है? 2 न्यूटन ही फोर्स है. लेकिन अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, अब आपसे कहूं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कितने? तो आप क्या कहेंगे? जीरो फ्रिक्शन है. देयर इज नो फ्रिक्शन. अच्छा, इसी तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो आप समझ जाए 10 न्यूटन इसमें स्टैटिक फोर्स है. 15 न्यूटन कर रहा हूं, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो 15 न्यूटन है. यानी जितनी फोर्स अप्लाइड होगी उसके ऑल से एडजस्टिंग स्टैटिक फोर्स होगी. उसके बाद है लिमिटिंग फ्रिक्शन. देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है पहले समझे. अ स्टैटिक फ्रिक्शन एट द मैक्सिमम लिमिट, बियॉन्ड दैट द बॉडी इज अबाउट टू मूव इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन अ कॉन्टेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. अभी जो मैंने फार्मूला लिखा था आपके सामने. So the direction of the force of the limiting friction is always opposite to the direction in which the one body is about to move. ये अभी हमने कहा था, ये अपोज करती है. कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको म्यू एस से शो करते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इट. दिस वन इज, जैसे सपोज करें म्यू एस क्या होता है? एफ अपॉन आर की होता है. सो रेशियो ऑफ फोर्स, लिमिटिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन जो है, यानी रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ये क्योंकि रेशियो है, इट हैज नो यूनिट. द वैल्यू ऑफ द लाइज बिटवीन 0 एंड 1. इसकी वैल्यू जो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है. 0 1 से लेस होती है और 0 से ग्रेटर होती है. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द नेचर ऑफ द सरफेस इन अ कॉन्टेक्ट. दैट मीन्स वेदर ड्राई और वेट, रफ और द स्मूथ, पॉलिश्ड और नॉन पॉलिश्ड, इस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू. उसके बाद है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होती है. व्हेन वन बॉडी मूव्स ऑन द अदर सरफेस देन द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इज नोन एज डायनेमिक फ्रिक्शन. तो आप यहाँ पे देखें, इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज फर्दर एंड द सेट द बॉडी इन अ मोशन देन द फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. तो आप देखें काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है और मोशन के दौरान फ्रिक्शन जो है कम हो जाती है. द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन अ कॉन्टेक्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम. उसके बाद ये जो डायनेमिक फ्रिक्शन में अगर आ जाए, अगर कोई बॉडी जिसको आप ड्रैग कर रहे हैं, when a body is dragged on the other surface then the friction between them is known as dragging friction. when a body slides on the other, अगर inclined plane है उसके ऊपर कोई body slide कर रही है, then the friction is known as a sliding friction. Look at that one. The friction existing between the two surfaces when one body slides over the other, the friction is known as the sliding. Sliding friction is slightly less than the limiting friction. उसके बाद है fluid friction.
the body is moving through the fluid. Fluid किसको कहते हैं? Liquid को या gases को. Experience a retarding force which is known as the fluid friction और viscous drag भी इसको कहते हैं. The air resistance when aircraft moving, तो उनके बीच में जो aircraft जब move करता है air में, तो उनके बीच में जो friction होती है उसको हम क्या कहते हैं? Fluid friction कहते हैं. उसके अलावा when a body roll on the other surface, जैसे सपोज कर मैं हाथ के ऊपर ये मार्कर ऐसे रोल कर रहा है, when one body roll on the other surface, then the friction between the contact surface is known as rolling friction. कुछ पॉइंट्स आप अगर यहाँ पे देखेंगे, the force of the friction always act parallel to the surface. ये friction के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं. When a liquid or the gaseous mass flows, then the friction resistance between its various layers is called the viscosity. So the friction is self-adjusting force and tends to balance the force applied on a body. उसके बाद angle of the friction. When a body is in a limiting equilibrium, then the normal reaction and the friction are compounded into a resultant single force called the resultant reaction. So the angle between the resultant makes with the normal to the surface is called the angle of friction. उसके बाद देखें फ्रिक्शन के एडवांटेज आपके पास क्या है. Walking is possible due to the friction. Two bodies stick together due to the friction. Brake works on the basis of the friction. जो गाड़ी चल रही है उसके ब्रेक तभी लगते हैं अगर फ्रिक्शन है रोड और टायर्स के बीच में. The transfer of the motion from one part of a machine to other part of a machine with the help of the belt is possible due to the friction. इसके बाद एक इसी फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में लॉ था जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोक्स लॉ कहते हैं. Stokes studied the effect of the viscous drag on a small sphere falling through a fluid. These spheres experience an upward reaction force. So F is equal to 6 pi eta RV. इसमें eta क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी है और इसमें R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर है और V क्या है? V आपके पास जो है आपकी वेलोसिटी है. तो अब ये जो एक पूरा फार्मूला जो आपके सामने बना है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, इसमें देखें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा. दैट मीन्स इट विल बी टफ टू मूव स्फीयर थ्रू मोर विस्कस फ्लूइड. जैसे सपोज करें अगर यही फ्लूइड किसी हनी में से गुजरता है तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है, मीन्स फ्रिक्शन विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टिंग फोर्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वाटर. इसी तरह से F इज directly proportional to R as well. It means it will move more tough for a bigger sphere to move through a fluid than a smaller sphere. छोटा स्फीयर होता है वो इजीली फ्लूइड में से गुजर जाता है, अगर बिगर होता है तो उसका सरफेस क्योंकि इन कॉन्टेक्ट ज़्यादा होता है उसमें भी डिफिकल्ट होता है, उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है. इसी तरह से F is also directly proportional to the velocity. It means the greater the speed with the critical velocities, more dragging force is experienced. So that was the friction. उसके बाद एक limitation of the Stokes law अगर देखा जाए only applied for the spherical objects. यानी ये जो आपका Stokes law सिर्फ spherical bodies पे अप्लाई कर सकते हैं. Only for applicable for the speeds below the critical velocities. Critical velocities से कम हो. Only for non आइडियल फ्लूइड में से फॉर आइडियल फ्लूइड एंड ईटा इज इक्वल टू 0, ड्रैगिंग फोर्स भी 0 होती है तो उस पर हम नहीं कर सकते इसको अप्लाई. सो द क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या चीज़? आपने वर्ड पढ़ा उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी, द वेलोसिटी बिलो वेयर विच द फ्लो ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स streamlined as known as. So that was the topic of today. Thank you very much.